हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस फाउंडेशन सीरीज में। और इस फाउंडेशन सीरीज में हम आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करते हुए क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आज क्वांट का ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो इस करके मैंने इस लेक्चर को थोड़ा सा छोटा रखा है। आमतौर पे हमारी वीडियो प्रॉपर आती है, बट आज इसमें कुछ मिसलेनियस से ही कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये ना लगे कि यार क्या इतने से हो जाएगा। ये परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 है। मैं उम्मीद करूंगा कि इससे पहले भी आपने देखा होगा पार्ट नंबर 1। नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, और इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे इसके। ठीक है। और छोटी वीडियो इसलिए रखी मैंने, हो सकता है कि मैं ना भी वीडियो डालता, बट एक ब्रेक जो है, रिदम जो है वो नहीं टूटना चाहिए। हमने एक वादा किया है आपसे, तो प्रॉपरली लेक्चर मिलेंगे आपको। ठीक है। तो कुछ मिसलेनियस से कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी थोड़ी लो लगे तो माफ़ करना। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये इस सीरीज का शेड्यूल है हमारा पूरा। इसमें हम मंडे को इंग्लिश लैंग्वेज, ट्यूसडे को रीजनिंग, वेडनेसडे को क्वांट, थर्सडे को इंग्लिश, फ्राइडे को रीजनिंग और सैटरडे को क्वांट डिस्कस करते हैं। और 6 PM पे ये लेक्चर आपको मिलते हैं। ठीक है जी। चलो, आप आरबीआई ग्रेड भी टारगेट कर रहे हो या कोई भी बैंकिंग एग्जाम टारगेट कर रहे हो, आपने अगर इनके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस अभी तक नहीं किया है, तो शायद आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। आपको एक बार जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू से आपको ये आइडिया लगता है कि एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे रहते हैं, प्री मेंस में क्या अंतर होता है। तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं और जा करके डाउनलोड कर लें। ये हमारा आरबीआई ग्रेड बी और बैंक महापैक का एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 1 फेज़ 2 के साथ इंटरव्यू, और बैंकिंग का एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, ये सारे एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी आपकी तैयारी के दौरान आपको चाहिए और वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड ना की गई हो। बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल वाली तैयारी होगी इससे। तो आप इस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, परसेंटेज में हमने इससे पहले पार्ट 1 डिस्कस किया था। ठीक है। तो परसेंटेज का जो पार्ट 1 है, ठीक है, जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में हमने अलग अलग तरह की जो परसेंटेज पे कैलकुलेशन होती है कि कैसे, जो आमतौर पे डाटा इंटरप्रिटेशन में या इनडायरेक्टली दूसरे टॉपिक में यूज होती है, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है फाउंडेशन सीरीज के ही नाम से, वहाँ पे आपको वो लेक्चर भी मिल जाएगा। और वो इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि उसके बिना फिर आप क्वांट को चला ही नहीं पाओगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप वो वाला लेक्चर ज़रूर देखें। ठीक है। आज पार्ट 2 में, आज हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, और इस पार्ट 2 में हम सिर्फ कुछ मिसलेनियस से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो आपसे परसेंटेज पे बेस्ड पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलो, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने पार्ट 1 देखा होगा। नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और उसके बाद इस लेक्चर के साथ कंटिन्यू करना। यहाँ पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे। आएंगे वो जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। ठीक है। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई करेंगे। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी जरूर ट्राई करें। क्या है, देखो क्वेश्चन। ए मैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 मिनट। ठीक है। एक आदमी 20 लाइन 20 मिनट में टाइप कर देता है, बट ही लीव्स 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन। 8% मार्जिन। तो जो उसकी एफिशिएंसी है वो क्या होगी भाई? उसकी एफिशिएंसी ये होगी कि वो 20 लाइन टाइप करता है 10 मिनट के अंदर। ठीक है। तो वो 2 लाइन टाइप करेगा पर मिनट, 2 लाइन टाइप करेगा पर मिनट, है ना। लेकिन वो 8% का मार्जिन छोड़ता है, तो वो 92% ही टाइप करता होगा। किसी लाइन को कंप्लीटली तो नहीं करता ना। 8% का अगर मार्जिन छोड़ रहा है तो 2 लाइन पर मिनट, और 92% हर एक लाइन का टाइप कर रहा है। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस विद 40 लाइन ऑन ईच पेज। वो कह रहा है कि वो 23 पेजेस है और हर पेज पे 40 लाइन है, तो वो कितने टाइम में टाइप करेगा। बट दिक्कत क्या है कि वो यहाँ पे 25% मार्जिन छोड़ रहा है, तो आपको इसका सिर्फ 75% है। तो ये वो टोटल वर्क है जो उसको करना है, ये उसकी एफिशिएंसी है। तो टाइम क्या लगेगा? टाइम हमेशा होता है जितना भी वर्क करना हो उसको उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें।
है ना। तो वर्क है 23 × 40 और इसका 75% और डिवाइड बाई ये कितना 2 लाइन पर मिनट और इसका 92%। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 24 से गया 4, 4 टू जाए 8, 8 से गया 5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा, हमने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे। 75% नहीं बोला है, 25% नहीं बोला है, ये बोला है कि 25% मोर मार्जिन देन बिफोर। तो पहले जो वो 8% का मार्जिन छोड़ रहा था, इसका 25% लेना है आपको, तो इसका 25% 2% होगा। तो यानी कि अब वो 10% का मार्जिन छोड़ता है। ठीक है, तो ये 90% करता है वो। समझ पाए सारे, कितना करता है 90% टाइप करता है अब। तो ये 90% लेंगे। ठीक है, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 5 × 90 गया तो 450 मिनट आ गया। तो जो राइट आंसर है दैट इज 450 मिनट, है ना। कई बार नहीं कंसंट्रेशन होता है वैसा, इसलिए मैंने क्लास में भी कोई ज़्यादा वो नहीं रखा है, सिर्फ प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चन ही रखे हैं। ठीक है, तो वो 25% मोर मार्जिन छोड़ रहा है। पहले 8% का मार्जिन था तो उसका 25% मोर, हमने गलती से 75 ही ले लिया। चलो माफ करिएगा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आप भी वीडियो को पॉज करके ट्राई करते रहे। क्या है, नितिन स्पेंड्स 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। नितिन अपने इनकम का 10% फूड पे स्पेंड करता है। ठीक है, 18% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन हाउस रेंट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, हमेशा इनकम ले लेनी है। ठीक है, इनकम कितनी है 100, और यहाँ लेफ्ट ओवर भी ले लो। ठीक है, कि जो भी लेफ्ट ओवर होता जाए वो लिखते जाएंगे यहाँ। और यहाँ उसके एक्सपेंसेस ले लो, वो जहाँ भी एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि 10% ऑन द इनकम ऑन फूड। तो इनकम किस पे, 10% ऑन फूड। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया कि फूड पे कितना है 10%। तो लेफ्ट ओवर कितना बचा 90। 18% ऑन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट पे कितना है 18, तो लेफ्ट ओवर कितना बचा 72। एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन हाउस रेंट। अब हाउस रेंट पे रिमेनिंग इस लेफ्ट ओवर का 25% दैट इज 18, तो ये बचा 54। ठीक है, अब आगे कह रहा है आफ्टर दीज एक्सपेंसेस ही इन्वेस्ट द रेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड बैंक सेविंग इन द रेशियो 5। अब वो जो बचा हुआ पैसा है वो म्यूचुअल फंड और सेविंग, बैंक सेविंग में लगाता है इन द रेशियो 5:4। तो इस 54 को अगर 5:4 में डिवाइड करना तो 5 + 4 9, 9 की वैल्यू 54, तो 1 की वैल्यू 9 से गया 6, ये इंटू 6 करोगे तो ये हो गया 30, ये इंटू 6 करोगे तो ये हो गया कितना 24। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन म्यूचुअल फंड एंड द अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट, म्यूचुअल फंड में जितना लगाया और हाउस रेंट में जितना लगाया, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये 30 है ये 18 है, तो ये डिफरेंस होगा 12, और ये डिफरेंस कितना है 12,000। तो 12 की वैल्यू 12,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1,000। पूछ क्या रहा है, फाइंड इज इनकम, इनकम कितनी है 100, तो 100 इंटू 1000। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 लाख। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात समझ क्लियर है। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, कब इस तरह का सवाल अक्सर पेपर में आता है, अक्सर आता है पेपर में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बड़े ध्यान से सॉल्व करें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी सारे परसेंटेज के मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है। ऐसे सवालों को हमेशा जैसे मैं 100 लेके कर रहा हूँ आपको वैसे ही करने हैं। क्या कह रहा है, सुशील डिस्ट्रीब्यूट 15%, 10% एंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज सन, डॉटर एंड वाइफ। ठीक है, ये सुशील है, सुशील की जो इनकम है वो 100 है। ठीक है, इसमें से उसने क्या किया, अपने सन को, अपनी डॉटर को, ठीक है, और अपनी वाइफ को कितना दे दिया 15, 10 और 20। तो इसको 15 दिया, इसको 10 दिया और इसको 20 दिया। ठीक है, और ये जो है ये खर्च करते हैं कितना, ये 60% खर्च कर देता है, ये 60% और ये 30%। तो इसका 60% जब आप लोगे तो 9 आएगा, इसका 60% 6 आएगा और इसका 30% 6 आएगा। ये इतना इतना खर्च कर देते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट लेफ्ट विद द चिल्ड्रन अलोंग विद वाइफ। अब चिल्ड्रंस के पास लेफ्ट कितना हुआ, ये 10 से 6 खर्च करता है तो डॉटर के पास 4, वाइफ के पास सॉरी सन के पास 15 से 9 है तो 6,
तो बच्चों के पास 10 लेफ्ट ओवर है और वाइफ के पास 14 है। ठीक है, ये वाइफ के पास है, ये चिल्ड्रन के पास है ना। और तो इनका टोटल कितना हो गया 24। ठीक है, वो कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट लेफ्ट विद द चिल्ड्रन अलोंग विद वाइफ, तो इनके पास टोटल कितना बचा 24। एंड सुशील, सुशील के पास कितना बचा भैया 15 और 10, 25 और 10, 45 देने के बाद उसके पास 55 बचा। तो इस 55 और इस 24 का डिफरेंस जो है कितना है 31। ये 31 की वैल्यू है 961। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 31 से गया 31। तो व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ सुशील, सुशील की इनकम 100 है, तो 100 इंटू 31 कितना हो गया 3100। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बात को समझ पाए सारे। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। पंकज appeared for the NEET exam when he secured 42% of the total marks। ठीक है, पंकज नीट एग्जाम में अपीयर होता है जब उसका 42% आता है टोटल मार्क्स का, तो ही मिस्ड द क्वालिफाइंग कट ऑफ बाय दिस मार्क्स। यानी कि क्वालिफाई होने के लिए 42% तो उसका आया ही है और 33.6 मार्क्स से उसकी कट ऑफ मिस हो गई, तो मतलब क्वालिफाई होने के लिए इतना चाहिए। बट क्या कह रहा है, व्हेन ही स्कोर्ड 55% ऑफ द टोटल मार्क्स, 55%, ही obtained 60 मार्क्स मोर देन द क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट। तो इससे 60 ज़्यादा है उसके। ठीक है, तो 60 मार्क्स माइनस कर दोगे तो ये भी क्वालिफाई होने के लिए चाहिए होगा, है ना। तो व्हाट इज द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द एग्जाम, तो इतना चाहिए क्वालिफाई। ये दोनों इक्वल है, ये उधर जाके माइनस होगा तो 13% हो गया, ये उधर जाके प्लस का हो गया तो 93.6 हो गया। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आई 93.6 डिवाइड बाय 13। डेसिमल के नाम का भी 10 ले लो नीचे। ठीक है, अब ये कटता है तो काट लो, देखते हैं। 13 13 7 जा 92, ये 7, तो जीरो लगेगा तो 1% की वैल्यू आ गई 7.2। ठीक है, अब क्वालिफाई होने के लिए इतना चाहिए उसको, 55 इंटू 7.2 माइनस 60, तो 55 दूनी 110, जीरो कैंसिल, 55 सत्ता 385 और 10, 395 माइनस 60, तो 335 मार्क्स चाहिए उसको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, बट ऑप्शन में ही नहीं है, हमने गड़बड़ कर दी है कहीं। व्हाट इज द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द एग्जाम। ये मल्टीप्लाई तो नहीं गलत कर दिया, 55 टू जा 110, तो 11 कैरी होगा। 55 7 जा 385, 9 396 होगा, तो ये 336 बचेगा। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 2। छोटी छोटी गलतियाँ कई बार बहुत होती है, कभी हम कैलकुलेशन में कर देते हैं, मेरा तो शायद ध्यान एक तरफ थोड़ा उसको करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट इन छोटी छोटी गलतियों को आप ज़रूर अवॉइड करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ए मैन हैज अ प्लॉट ऑफ सर्टेन एरिया। ठीक है, एक आदमी का प्लॉट है किसी सर्टेन एरिया में। ही बिल्ट ए हाउस ऑन 40% ऑफ द एरिया एंड प्लांटेड सम ट्री ऑन द 80% ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, ये टोटल उसका प्लॉट है। ठीक है, उसने क्या किया, इस 40% में अपना क्या कर लिया, हाउस बना लिया, घर बना लिया। और जो बच गया ये 60%, इसके 80% पे मतलब 48 पार्ट पे, मतलब 100 स्क्वायर फीट एरिया है तो 40 स्क्वायर फीट में घर बना लिया, और जो ये 60 बच गया इसके 48 में ट्री लगा दिए उसने। ठीक है, इफ़ द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट विद हिम, अब एम्प्टी स्पेस कितना बचा, इतने में अगर पेड़ लगा दिए तो ये 12 बचा होगा। अब ये बचा है 63। देन फाइंड द एरिया ऑन विच ट्री आर प्लांटेड, तो इस 12 की वैल्यू कितनी है 63, तो ट्री लगाए हैं 48 पे, तो ये इसका है 4 टाइम, तो इधर भी इसका होगा 4 टाइम, तो ये 252 आ गया भाई मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपके सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है, बात को समझे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6।
व्हेन इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज बाय 6,000 रुपीज, टैक्स रिड्यूस्ड फ्रॉम 18% टू 15%, ठीक है। while in both the situation 25% of the income is tax free, तो फाइंड इज इनिशियल इनकम इफ यू पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस, ठीक है भाई। दोनों केसेस में सेम। अगर मैं कहूँ कि उसकी जो इनिशियल इनकम है, इनिशियल इनकम सपोज वो 100x है, अपनी मर्जी से ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टैक्स कितने पे लगता होगा? 25% तो टैक्स फ्री है भाई, तो टैक्स लगता होगा 75x पे, है ना। अब इस पे कितना टैक्स लगता है? 75% पे 18% टैक्स लगता है, 75x पे 18%। अब वो कह रहा है कि उसकी इनकम 6,000 रुपये इंक्रीज हो जाए, तो नई इनकम कितनी होगी? 1000x प्लस 6000। अब इसका 25% टैक्स फ्री है, तो इसका 75% लोगे तो 75x और इसका 75% होगा 542 4500। अब इस पे टैक्स लगता है, और इस पे कितना लगता है? इसका सिर्फ 15%, 15% टैक्स लगता ठीक है। तब जा करके ये दोनों टैक्स इक्वल है ना भाई। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब इसको सोल्व करोगे तो ये 3 से काट दिया 6, ये 3 से काट दिया 5, ये 5 से काट दिया तो 15, तो ये इधर आ गया 90x, ये 75x इधर आके माइनस हो गया, दैट इज 4500। तो ये 15x इज इक्वल टू 4500, तो x इज इक्वल टू किसके? 300 के। तो उसकी जो इनकम है फाइंड लीजिए, वो 100x है, तो 100x की वैल्यू कितनी? 100 इंटू 300, तो कितना हो गया? 30,000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है? बात समझ पाए? चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, रेनू स्पेंड 65% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट एंड एजुकेशन फी इन द रेशियो ऑफ 2:3। देखो सेम ही तरह का क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ कि रेनू की जो सैलरी है दैट इज 100, ठीक है भाई। अब वो क्या करती है, इसमें से 65%, ठीक है, यानी कि 65 रुपीज किस में? हाउस रेंट और एजुकेशन फी पे खर्च करती है इन द रेशियो 2:3। तो 2 + 3 5, 5 की वैल्यू 65, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 13, 13 3 जा 39, 13 2 जा 26, ठीक है। एंड रिमेनिंग अमाउंट स्पेंड ऑन शॉपिंग ट्रांसपोर्ट एंड सेविंग इन दिस रेशियो। रिमेनिंग कितना बचा उसके पास? 35। अब वो ये पैसा शॉपिंग पे, ट्रांसपोर्ट पे और सेविंग में, ठीक है, 7:6:4 में खर्च करती है, ठीक है भाई। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन शॉपिंग एंड सेविंग इज दिस, शॉपिंग एंड सेविंग इज दिस, तो फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट। अब देखो शॉपिंग और सेविंग, ये 7 + 7 और 4, ठीक है, कितना है? 7 और 4 का डिफरेंस 3, लेकिन 3 किसका? इस टोटल का। 7 + 6 13 + 4 17 और इंटू 35। इस 35 को ही तो डिवाइड करेंगे ना इस रेशियो में। कैलकुलेशन को ज़्यादा हैवी नहीं बनाना है, ठीक है, हमेशा सिंपल रखो। तो ये 3/17 आ गया किसका? इस 35 का डिफरेंस, ठीक है भाई। और दैट इज इक्वल टू किसके? 1050 के। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1050 इंटू 17/3 इंटू 35, 105 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 170। तो फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट, ठीक है। तो हाउस रेंट पे कितना है? 26। इस 26 की वैल्यू कितनी होगी? 26 इंटू 170, 0, 17 × 1 102, 10, 17 दूनी 34 और 10 44, 4420। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई? कर पाओगे? बताओ हाँ कि ना। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया तरह के सारे ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ये सारा इनकम एक्सपेंडिचर ये टाइप पे ये क्लास है पूरी की पूरी।
मायाज मंथली सैलरी इज 60% मोर देन दैट ऑफ सेवई। 2 पर्सन है माया और यह है सेवई, ठीक है। इनकी जो इनकम है, अगर मैं कहूँ कि इसकी इनकम है सपोज 60% ज़्यादा है, तो अगर ये 100x है तो ये 160x है, ठीक है। बोथ सेवई एंड माया आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मंथली सैलरी पे इक्वल सम टुवर्ड्स ईएमआई। ईएमआई पे दोनों इक्वल सम पे करते हैं, सम, ठीक है। आउट ऑफ रिमेनिंग मंथली सैलरी माया एंड सेवई स्पेंड अ सर्टेन अमाउंट टुवर्ड्स हाउस रेंट, फिर बाकी कुछ पैसा हाउस रेंट पे लगाते हैं, ठीक है भाई। अमाउंट दैट सेवई पेज टुवर्ड्स ईएमआई, जो सेवई ईएमआई पे देती है, दैट इज 20% ऑफ हर मंथली सैलरी, तो इसका 20% इज 20x, तो ये भी यहाँ 20x ही पे करती होगी, ठीक है। अमाउंट दैट माया पेज टुवर्ड्स हाउस रेंट इज x टाइम ऑफ सी पेज टुवर्ड्स ईएमआई, टुवर्ड्स पेज ईएमआई। अब देखो अगर ये 20x है तो 20x का a टाइम है, x टाइम है सॉरी, तो x टाइम और ले लो, या इसको a ले लो। ये अगर यहाँ ऑलरेडी x वेरिएबल यूज कर रखा है तो इसको a ले लेंगे, तो ये 20a इंटू एक्स हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दो स्टेटमेंट है, उनको देखो क्या है। पहली है फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ माया, ठीक है, टोटल सेविंग ऑफ माया इफ फॉर एक्सपेंडिचर ऑन ईएमआई एंड हाउस रेंट इज जस्ट हाफ ऑफ द टोटल सैलरी, ठीक है। फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ माया इफ फॉर एक्सपेंडिचर ऑन ईएमआई एंड हाउस रेंट, दोनों पे, यानी कि ये 20a है, ये टोटल इनकम उसकी 160 है, तो ये 60a होगा, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3। भैया सिंपल ही तो है ना, अगर ये 160 इसकी इनकम है तो इन दोनों पे मिला के हाफ है, मतलब 80a है, और ये 20a है तो ये 60a होगा, ये 3 टाइम है इसका। अब वो कह रहा है कि ऑल्सो ईएमआई एक्सपेंस ऑफ सेवई इज दिस, तो ईएमआई एक्सपेंस तो सेवेज का बराबर है, तो 20a की वैल्यू कितनी होगी, 20a इज इक्वल टू 30,000, 20a इज इक्वल टू 30,000। तो it is to be assumed that Maya and Sevi had only two expenses from their salary, EMI and this, ठीक है। तो बस सिर्फ दो ही खर्चे हैं उनके, तो पूछ रहा है कि टोटल सेविंग ऑफ माया। अब भैया 160A में से 80A खर्च कर दिया, मतलब 80A सेव कर लिया उसने, तो 20A की वैल्यू ये है, तो 80A की वैल्यू क्या होगी, ये इसका 4 टाइम है, तो इसका 4 टाइम कितना, 1,20,000। ये सिर्फ यही दे रखा है देखो, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो मुझे दूसरी जो ये स्टेटमेंट है ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्यों देखूं भाई, जब एक स्टेटमेंट से ही मेरा आंसर आ गया, मुझे दूसरी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है, बात को समझ पाई। चलो नेक्स्ट, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा भी गया है आरबीआई ग्रेड बी 2025 में, ठीक है, कि किस तरह के सवाल आते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं। द रेशियो ऑफ द सैलरी, हालांकि जितने भी ये क्वेश्चन है मैंने अभी तक किए हैं, ये किसी न किसी बैंकिंग एग्जाम में या आरबीआई में पूछे ही गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। देखो क्या है, द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ नयन एंड कमल इज 7:8। एक नयन है, एक कमल है, ठीक है, दोनों की जो सैलरी है वो 7:8 में है, मतलब अगर ये 700 है तो ये 800 है, ठीक है। नयन स्पेंड 25% ऑफ इज सैलरी इन ग्रोसरी, ग्रोसरी पे नयन 25%, इसका 25% होगा 175। 20% ऑफ इज सैलरी ऑन रेंट है, रेंट पे इसका 20% 140, एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग इन स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। अब देखो रिमेनिंग कितना बचा, 700 में से अगर ये दोनों माइनस कर दें, तो 700 में से अगर ये 315 माइनस कर दें तो ये बचेगा 385, ठीक है। इस 385 का 50% अगर आप लोगे, दैट इज 192.5, एंड द रेस्ट ऑफ द सैलरी ही सेव्स, बाकी उसकी सेविंग है कितनी है, 192.5, ठीक है। कमल स्पेंड 30% ऑफ इज सैलरी ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, इसका 30%, 800 का 30% इज 240। 20% ऑन ग्रोसरी, इसका 20% ग्रोसरी पे,
एंड 60% ऑफ द रिमेनिंग इज स्पेंट ऑन रेंट। अब 800 माइनस 160 और 200, ये 400, तो 400 बचा। 400 का 60% ऑन द रेंट, तो इसका 400 का 60% इज 240, एंड द रेस्ट ऑफ द सैलरी ही सेव्स। ठीक है भाई। अच्छा, ये चिल्ड्रन एजुकेशन यहाँ लिख दिया हमने। रेस्ट सेव करेगा यानी कि 160 सेव करेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन पे 60% था ना, नहीं 30% था, तो यहाँ लिख दिया हमने सेविंग के नीचे, ये चिल्ड्रन एक्सपेंस यहाँ था। ठीक है भाई। तब वो क्या कह रहा है, इफ नयन स्पेंड 9500 लेस देन कमल ऑन देन चिल्ड्रन एजुकेशन। चिल्ड्रन एजुकेशन पे ये देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 47.5, इसकी वैल्यू है 9500, तो 1 की वैल्यू होगी 200, 200 की 20 होगी, 20 पंजे 110, 475, 9500 बाई 4, 10 ऊपर चला गया, तो ये 200 होगी। ठीक है, ये कितनी होगी, 200 होगी। अब वो कह रहा है कि देन हाउ मच अमाउंट स्पेंड बाय बोथ ऑन रेंट, तो ये 140 और ये 240, तो 380, और 1 यूनिट की वैल्यू है 200, तो दैट इज 76,000। जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजन सेव्स 10% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, राजन जो है, जितनी भी उसकी इनकम है, मान लीजिए 100 रुपये इनकम है, तो उसकी जो सेविंग है वो 10 है, तो एक्सपेंसेस कितने होंगे भाई, 90। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर व्हेन हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 10%, तो 110 हो जाती है। ही कुड सेव द सेम मनी, सेम मनी 10%। ठीक है, तो इसका 10% इज 11, तो अब एक्सपेंसेस होंगे 99। तो देन हाउ मच हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड। ठीक है, हाउ मच हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज कितना हुआ, 9/90, तो कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है भाई। सेकंड में कह रहा है कि द प्राइस ऑफ ए फैन इज डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, एक फैन का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाता है, अगर उसका प्राइस जो है 100 है, तो एज अ रिजल्ट 20% डिक्रीज हो गया, तो 80 बचा। सेल इज इंक्रीज बाय 40%, विच विल बी इफेक्ट द टोटल रेवेन्यू। अब इसको इस तरीके से ले लो, अगर जैसे टोटल फैन वो 10 सेल करता है, ठीक है, और प्राइस कितना है एक पेन का, 10 ही है, तो टोटल उसकी जो सेल होती होगी वो 100 होती होगी। अब प्राइस 20% डिक्रीज हो गया, तो 8 रह गया, सेल उसकी होगी 14, 40% इंक्रीज होगी, तो ये 112 हो गया, तो ये कितना हो गया, 12% हो गया भाई। ठीक है, तो क्वांटिटी 2 इज द राइट आंसर। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर सेम अमाउंट बोला है यहाँ, तो अगर यहाँ 10 की सेविंग है तो यहाँ 10 की सेविंग होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 10 की सेविंग ले लोगे तब भी ये 90 से 100 हो गया, तो 10/90 होगा, यानी 11.11%। तो आंसर तो तब भी सेम ही रहेगा, है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये मेंशन कर देना चाहिए था यहाँ, मेरी नज़र में 2 ईयर व्हेन द इनकम ही कुड सेव द सेम मनी, मनी बोला है, परसेंटेज में नहीं बोला। मे भी डाउट आ सकता है, पर चलो हमारा काम चल गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। इन ए टाउन 15% ऑफ पॉपुलेशन नॉट एलिजिबल। ये जो इस तरह के क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, वोटर्स वाले क्वेश्चन हमने लिए ही नहीं है यहाँ इस क्लास में, तो इनको एक ही टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आज, ये एक्सपेंसेस वाले बस, और ये एग्जाम वाले, है ना, इसी पे रखते हैं। इस टाइप के बाकी क्वेश्चन हम सेकंड, इसकी थर्ड क्लास में ले लेंगे।
ठीक है जी। चलो, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी अगर हमारा इस महापैक में इनरोल करना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा कर के आप इनरोल कर सकते हैं, है ना। या गूगल पे चले जाएं, गूगल पे जा कर के सिंपली टाइप करें edutap.in। जैसे मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ गया मैं edutap.in। ठीक है, यहाँ कोर्सेज में जाओगे और कोर्सेज में जा कर के और यहाँ ये बैंकिंग कोर्स आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये बैंकिंग एग्ज़ाम का महापैक है हमारा, ये आरबीआई प्लस बैंकिंग का महापैक है। ठीक है, तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। सारा का सारा आपको आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 1 फेज़ 2 और बैंक सारा मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो, मैं उम्मीद करूंगा कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।